हेलो, वेलकम टू यूपीएससी आर्क। आज हम पिछले लेसन में हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। अब हमें देखना है पिट्स इंडिया एक्ट एंड फर्दर। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जो डिटेल्ड स्टडी है वो अब हम करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट, इसकी वजह क्या क्या थी? कंपनी ने फिर से 1 मिलियन पाउंड का लोन मांग लिया। ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया, एक कमेटी बनाई, दो। एक कमेटी बनाई सेलेक्ट कमेटी, ये कमेटी नंबर 1, और दूसरी कमेटी थी सीक्रेट कमेटी, कमेटी नंबर 2। जो सेलेक्ट कमेटी थी वो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के काउंसिल के रिलेशन के बारे में रिपोर्ट देती, और सीक्रेट कमेटी का काम था मराठा वार जो चल रहा था उस समय, उसके बारे में रिपोर्ट करना। ठीक है, तो ये दोनों कमेटी बनाई गई वहां। उसके बाद क्या हुआ, जो 1784 में वहां के जो पीएम थे पिट साहब, ठीक है, तो उन्होंने कुछ कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से कुछ चेंजेस किए, और कुछ चेंजेस हुए कहां, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, कुछ चेंजेस इंग्लैंड में। इंग्लैंड के अंदर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल नया बना, उसका क्या काम था वो देखें। और इंडिया में भी कुछ चेंज हुए। तो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में देखते हैं। इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, ठीक है, जो सिविल अफेयर, मिलिट्री अफेयर और रिवेन्यू अफेयर्स को देखता था। तीन चीज, सिविल, मिलिट्री और रिवेन्यू। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी के ऊपर कंट्रोल आया। ठीक, कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऊपर कंट्रोल आ गया। कैसा हो गया, जैसे देखिए कि आगे भी देखेंगे हम लोग। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का सीओडी था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको कंट्रोल किया बीओसी से, जो गवर्नमेंट का पार्ट था। यहां गवर्नमेंट है, यहां कंपनी है। और सीओडी को कुछ चेंज कर, सीओडी को गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को के लिए कुछ पावर दिए गए। ठीक है, तो कंपनी का जो संरक्षण कहें या पैट्रोनेज कहें वो अनचेंज रहा, अनटच रहा, लेकिन ये चेंज किए गए। बीओसी इंग्लैंड में बना, इसमें कौन कौन से मेंबर थे? चांसलर ऑफ एक्सचेकर। अब इसको ये वो मिनिस्टर होते थे जो बजट वगैरह, रेवेन्यू, ये सब देखते थे, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ला दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, और 4 मेंबर जो प्रीवी काउंसिल, और ये प्रीवी काउंसिल के मेंबर जो थे उसको कौन अपॉइंट करते थे? किंग। अब देखिए प्रीवी काउंसिल होता क्या? ये कमिटी होती है जो किंग के बहुत क्लोज एडवाइजर होते हैं। ठीक है, जो कॉन्फिडेंशियल मैटर पे उनको सजेशन देते हैं, एडवाइस करते हैं। ये ध्यान रखिए, कई बार प्रीवी काउंसिल आपने सुना होगा। तो प्रीवी काउंसिल होता क्या है ये समझ लीजिए। अब इसमें मेंबर कौन कौन होते हैं? तो इसके मेंबर होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, हाउस ऑफ कॉमन्स के सीनियर मेंबर, पादरी, चर्चमैन जिसको कह सकते हैं, जजेस, डिप्लोमैट, मिलिट्री लीडर, ये सारे लोग उसके मेंबर होते हैं। ये नॉलेज के लिए पूछता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रीवी काउंसिल है क्या। ओके, इसमें 2 वर्ड आपने देखा, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, दैट मींस वहां का वित्त मंत्री जो था, फाइनेंस मिनिस्टर, और दूसरा वर्ड सीखा आपने प्रीवी काउंसिल। ओके, अब आते हैं गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। पहले क्या था, 4 मेंबर्स हुआ करते थे। तो आपको बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। क्या? वोटिंग में अगर 2+2 होता था तो एक गवर्नर जनरल का होता था। अब अगर 1+3 हो गया, मतलब एक वोट किसी को कर दिया, 3 किसी और चीज पे वोटिंग कर दी, तो ये कानून बन गया। लेकिन अगर गवर्नर जनरल इसको ओवरसीड नहीं कर सकता था। ठीक है, अब 3 मेंबर है। 3 मेंबर में कमांडर इन चीफ और संश्रावित, इसको हिंदी में कहते हैं संश्रावित, कॉन्वेनेटेड सर्वेंट्स। ठीक है, अब ऐसा इसलिए किया गया 3 मेंबर की वोटिंग आसान हो जाए। ओके, अब बॉम्बे और मद्रास को का पैटर्न भी यही रखा गया। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास का पैटर्न, उस प्रेसिडेंसी का मैटर भी, काउंसिल का जो फॉर्मेशन था वो इसी टाइप का था। अब आते हैं कैसे होता था। बीओसी है, इसमें बताया कि एक्सचेकर था, एक सेक्रेटरी और 4 प्रीवी काउंसिल के। ये कंट्रोल किया सीओडी को, सीओडी को कुछ मैटर पे कंट्रोल किया, ऑर्डर किया गया, ये ऑर्डर किया गवर्नर जनरल काउंसिल को।
अब गवर्नर जनरल काउंसिल जो है यहाँ पे वार और ट्रीटी पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, लेकिन ये थ्योरेटिकली था, प्रैक्टिकली वो करता था। ठीक है, सीओडी के पास अभी भी पावर था कि वो अपने सर्वेंट को डिसमिस कर सके। अब बीओसी के साथ क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बना था, ये गवर्नमेंट का पार्ट था, इसका क्या क्या फंक्शन था, तो इसके मतलब इसको क्या क्या था, इसको कोई संरक्षण नहीं मिला था। ठीक है, कोई एक्सिक्यूटिव पावर नहीं मिला था। एक्सिक्यूटिव पावर मतलब कुछ रेगुलेशन बना दो या कुछ ऐसा, या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करो, ऐसा कुछ, वो इसको कंट्रोल केवल करता था। ठीक है, वो कंपनी के पेपर को चेक कर सकता था, कुछ कंपलसरी चीजों पे उससे सलाह मांगना जरूरी था, एडवाइस कंपलसरी था। ठीक है, और इमरजेंसी कंडीशन में बीओसी सीओडी को ऑर्डर करता था, वो ऑर्डर गवर्नर जनरल काउंसिल फॉलो करता था। अब आते हैं, ये तो था इंडिया एक्ट। अब एक्ट ऑफ 1786, ये कोई एक्ट नहीं था, इसमें अमेंडमेंट था। 1784 के एक्ट में अमेंडमेंट ही था, इसमें कुछ चेंज किए गए थे। हुआ क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो अमेरिका से हार के आए थे, सरेंडर करके आए थे, लेकिन उनका जो इंपॉर्टेंस था बहुत ज्यादा था। ठीक है, वो बहुत पहुंचे हुए आदमी थे, तो उनको खुश करने के लिए कि आप इंडिया के गवर्नर जनरलशिप को लो, क्योंकि इंडिया में उस समय मराठा वार था, उसके लिए कमांडर इन चीफ ऐसा चाहिए था गवर्नर जनरल के फॉर्म में, जो कि इसको रोक सके। तो उसके लिए इनको खुश करने के लिए इनको जनरलशिप ले, गवर्नर जनरलशिप ले, उसके लिए किया गया। अब गवर्नर जनरलशिप इन्होंने ले लिया। ठीक है, ये इंडिया है, और इनकी डिमांड थी, ये तभी आते कि मुझे कमांडर इन चीफ का पावर दो। कमांडर इन चीफ जो था वो गवर्नर जनरल काउंसिल में था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक पावर और इनको दिया गया कि आप काउंसिल के डिसीजन को ओवरसीड कर सकते हो। ठीक है, ओवरराइड कर सकते हो। तो काउंसिल का डिसीजन था, उसको ओवरराइड करने का भी इनको हक दे दिया गया। ठीक है, और ये आगे आगे के एक्ट में ये परमानेंट सारे गवर्नर जनरल्स को दिया गया। अब देखिए क्या क्या करता था गवर्नर जनरल। इस एक्ट 1793 का जो एक्ट आया, ये 1793 का एक्ट है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ चेंजेस किया गया। इसमें चेंजेस क्या किया गया कि कमांडर इन चीफ जो मेंबर था गवर्नर जनरल काउंसिल का, जैसे कोई गवर्नर जनरल काउंसिल का कोई गवर्नर जनरल काउंसिल है, अब कोई कमांडर इन चीफ है, तो जैसे कमांडर इन चीफ जो होगा वो ऑटोमेटिक काउंसिल का मेंबर हो जाएगा। पहले था, इस एक्ट में कहा कि नहीं, ठीक है, आप ऑटोमेटिक नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसको अगर गवर्नर चाहे तो रखे या ना चाहे तो ना रखे। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल को जो कॉर्नवालिस को दिया गया था पावर कि ओवरराइड कर सकता है काउंसिल को, वो इसमें रखा गया। कंपनी के कॉमर्शियल प्रिविलेज को 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब जब गवर्नर जनरल, मान लेते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल ये चला गया मद्रास या किसी अदर प्रेसिडेंसी या बाहर है कहीं। ठीक है, जब वो चला गया है तो जो काउंसिल के सिविलियन मेंबर थे उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया और वो उसका काम देखेगा। ठीक है, गवर्नर जनरल को कंट्रोल दिया गया बॉम्बे और मद्रास में। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या क्या, एक तो जो कॉर्नवालिस को दिया गया था पावर ओवरराइड करने का, वो सबको दे दिया गया। जब वो नहीं होगा तो सिविलियन मेंबर जो होंगे काउंसिल के, उनको गवर्नर जनरल का काम देखना होगा। ठीक है, कमांडर इन चीफ ऑटोमेटिक जो है मेंबर नहीं होगा गवर्नर काउंसिल का। ओके, 20 साल के लिए गवर्नर इसके प्रिविलेज को, कंपनी के कमर्शियल प्रिविलेज को रखा गया, एक्सटेंड किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या चेंज किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या चेंज किया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ था, लंदन में था, इंग्लैंड में था। मतलब वहां पे एक्सचेकर यानी फिनेंस मिनिस्टर तो रहेगा ही, प्रेसिडेंट रहेगा ही। प्रेसिडेंट मतलब जो सेक्रेटरी एक होता था। अब प्रीवी काउंसिल में 2 प्रीवी काउंसिल के मेंबर रहेंगे और 2 जूनियर मेंबर। ये जूनियर मेंबर जो है वो नॉट प्रीवी काउंसिल के मेंबर होने जरूरी नहीं थी। ये 4 होते थे ना, तो 4 में 2 को तो प्रीवी काउंसिल का रखा गया था, अब इसमें रखा गया, और 2 जो है वो प्रीवी काउंसिल का मेंबर होना जरूरी नहीं है। अब केवल थोड़ा सा चेंज है, अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ऐसा होता था, हमेशा याद नहीं रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था।
अब जो इनकी सैलरी बनती थी वो इंडियन रिवेन्यू से दी जाएगी, ब्रिटिश रिवेन्यू से नहीं, इंडियन रिवेन्यू से। इंडियन रिवेन्यू में, इंडियन रिवेन्यू का मतलब कंपनी के रिवेन्यू से देगी। कंपनी कहां से रिवेन्यू लेगी? इंडिया से लेगी, तो इंडियन रिवेन्यू, ये ध्यान रखिएगा, इंडियन रिवेन्यू से इनकी सैलरी आएगी। अब इसमें क्या हुआ, 1793 में सेपरेट कर दिया गया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जब अलग हो गया तो उस समय हमारे यहाँ माल अदालत होता था, रेवेन्यू कोर्ट, तो ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा। जब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाला आ जाएगा तो ये जो कोर्ट है इसकी जरूरत नहीं। अब जो जिला लेवल पे जिला अदालत होती थी रेवेन्यू के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां पे सुनवाई होगी। ठीक है, और माल अदालत की जरूरत नहीं। अब यहां से सुनवाई होने पे किसी को अगर दिक्कत है तो वो कोर्ट ऑफ अपील में जा सकता है। और कोर्ट ऑफ अपील कहां का थी? कलकत्ता, पटना, ढाका, मुर्शिदाबाद। ठीक है, इसी जगह आपको याद रखना है, ये कहीं पूछ लिया तो कोर्ट ऑफ अपील यही 3-4 जगह थे। अब कंपनी के साथ और अच्छी बात क्या होगी कि कंपनी जो है वो लाइसेंस इशू करती थी। लाइसेंस किसको इशू करती थी? ट्रेड करने के लिए, कि आप ट्रेड कर सकते हो। किसको किसको? इंडिविजुअल को और एम्प्लॉय को। पहले नहीं, पहले इसी के कारण प्रॉब्लम हुई थी, लोग अपना व्यापार करने लग गए थे जिसके कारण कंपनी को नुकसान हुआ था पहले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कंपनी के ट्रेड पहले था क्या, कंपनी को, इंडिविजुअल को ट्रेड मना कर दिया गया, नहीं भाई करोगे, कंट्रोल कर दिया गया था, ताकि इससे दिक्कत, जो कंपनी दिवालिया हो रही थी इसी वजह से, तो अब दे दिया गया। देने के बाद क्यों दिया गया? तो उस समय आप ध्यान रखो कि चाइना में अफीम की खेती बहुत होती थी, अफीम के ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये काम किया गया। ठीक है, अच्छा, लाइसेंस को क्या कहते थे? कंट्री ट्रेड और प्रिविलेज। ठीक है, हिंदी मीडियम में दस्ता। अब आया 1813 का चार्टर, चार्टर ऑफ 1830, 1813 का चार्टर। अब ये आया क्यों, क्या हुआ कंपनी के? अब देखो, कंपनी का जो पहला, इसके पहले था 1793 का, अब इसमें 20 साल को एक्सटेंड किया था ये, तो अब कितना हो गया? 1813, इसमें बनना जरूरी था। ठीक है, उस समय वर्ल्ड में क्या चल रहा था? उस समय प्रॉब्लम ये हो गई थी कि अमेरिका, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो चुका था। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका था, तो फ्री इकोनॉमी की बात हो रही थी, लेसर फेयर की बात हो रही थी। इसके कारण ट्रेड को बूस्ट अप करना था, तो भाई सबको ट्रेड में पार्टिसिपेशन मिलेगा तभी तो ट्रेड बूस्ट होगा। दूसरा, नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम था। नेपोलियन ने क्या किया था, ये आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, नेपोलियन ने क्या किया था, इंग्लैंड के सारे ट्रेड को कम करने के लिए उन्होंने ब्लॉकेड किया था इंग्लैंड का, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड में उस समय वॉर चलता था। तो वॉर था, तो वॉर में उस नेपोलियन का मूवमेंट था कि इसके ट्रेड को कम कर दो। ट्रेड कम कर दोगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, राइट? तो जब ट्रेड कम होगा, स्ट्रेंथ कम, तो ठीक है, उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाया था। तो अब इस दोनों कारण, इसका इंग्लैंड का जो एक तरफ तो डिमांड था कि मुझे, सब लोग डिमांड कर रहे थे कि फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए, दूसरी तरफ ये दिक्कत, तो कुछ ना कुछ करके ये था कि डिमांड आ गई कि कमर्शियल मोनोपोली जो कंपनी की है उसको खत्म कीजिए, कंपनी ही केवल ट्रेड, यही कंपनी ट्रेड करेगी यहाँ पे, उसको खत्म किया जाए। तो इसके कारण ये एक्ट लाना पड़ा। अब ट्रेड में मोनोपोली जो है इंडिया में खत्म कर दिया गया इसमें। ठीक है, लेकिन चाइना और ट्रेड इन टी बरकरार है। यूपीएससी पूछ चुकी है ये चीज, चाइना एंड ट्रेड इन टी, ये स्टेटमेंट था, तो ये ध्यान रखिएगा, चाइना के साथ आप ट्रेड और चाय के व्यापार पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वो कंपनी आराम से, उस पर मोनोपोली थी कंपनी की। ठीक है, फिर इसको 20 साल के लिए बढ़ाया गया ताकि जो अधिकार है वो संप्रभुता, सॉवरेनिटी क्राउन के प्रति बनी रहेगी 20 इयर्स के लिए। फिर 20 इयर्स का दे दिया गया कंपनी को लीज, एक तरह से कि ठीक है तुम 20 इयर्स तक देखो इसको। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ब्रिटिश टेरिटरी को पहली बार डिफाइन किया गया, फर्स्ट टाइम। ठीक है, बहुत अच्छे से। शेयर होल्डर को काफी पैसे भी दिए गए, शेयर होल्डर को ठीक ठाक पैसे भी दिए गए। ऑलराइट, शेयर होल्डर को 10.5% का डिविडेंड दिया गया। अब क्या है कि बीओसी क्या करेगी, पावर उसका, बीओसी का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पावर इनलार्ज कर दिया गया। अब सेपरेट अकाउंट बनाया गया। ठीक है, क्योंकि देखो जब ट्रेड में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी तो सेपरेट अकाउंट बनना शुरू हो गया। ठीक है, कौन कौन सा सेपरेट अकाउंट है? कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन का और टेरिटोरियल रेवेन्यू का, दोनों अलग अलग सेपरेट अकाउंट हो गया, क्योंकि ट्रेड को अलग देखना है और टेरिटोरियल में जो जो आप टैक्स ले रहे हो ये इनको अलग कर दो। ठीक है, अच्छा, नंबर 2, इसी तरह से
मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा का सारा रेगुलेशन काउंसिल को दिया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल को, ठीक है। तो ब्रिटिश जो है वो ब्रिटेन पार्लियामेंट जो है ये इनको कर दिया 1 लाख, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, 1 लाख पर ईयर रखा गया एजुकेशन के लिए, जिसमें रिवाइवल, प्रमोशन, इंकरेजमेंट ऑफ लिटरेचर, लर्निंग एंड साइंस, इसके लिए रख दिया गया, ठीक है। और साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया में प्रीच देयर रिलीजन, मतलब धर्म को बढ़ाने का हक दे दिया गया, ठीक है। 1833 के चार्टर पे आते हैं। 1833 का चार्टर क्या है कि इंग्लैंड में सिचुएशन क्या हुई उस समय, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो प्रोडक्ट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। जब प्रोडक्ट्स की मतलब उसकी कॉस्ट कम होगी, जब कॉस्ट कम हुई क्योंकि मशीन से बन रहा है, तब कॉस्ट कम जब होगा तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां के लाइफ स्टाइल, कॉस्ट कम कोई सामान अगर आपको मिलने लगेगा तो आपके लाइफ स्टाइल में भी अच्छा होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ने से मनी आएगी, मनी इनफ्लो होने से फिर भी लाइफ स्टाइल, दोनों तरह से लाइफ स्टाइल बढ़ रहा है, एक तो एक्सपोर्ट बढ़ने से, दूसरा चीप प्रोडक्ट के आने से, तो लाइफ स्टाइल वहां की अच्छी हो गई। अब क्या हुआ, वहां पे लेबर क्लास जो था, उसमें लेबर क्लास जो था उसके लिए भी बहुत लोग इंटेलेक्चुअल्स जो थे वो फाइट फॉर लेबर्स के लिए फाइट, उनके लिए आवाज बुलंद करने लग गए। तो इससे क्या हुआ कि भाई अब सब लोग कहने लगे कि मुझे ट्रेड मोनोपोली खत्म करो, ठीक है, इससे वहां बहुत आ गया। तो उस समय किस्मत से अच्छी बात यह थी कि विग पार्टी आई वहां की सत्ता में। विग पार्टी का क्या काम था, वो जो मोनार्की सिस्टम था उसको अपोज करती थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम को, ये अच्छी अच्छी पार्टी थी वहां की, जैसे वेल गुड, मतलब लिबरल पार्टी एक तरह से कह लेते हैं, बहुत लिबरलाइज थी और ट्रेड वेलफेयर के बारे में ज्यादा सोचती थी। तो लॉर्ड ग्रे वहां के पीएम बने, ठीक है। तो इन्होंने ये बने तो उन्होंने स्लेवरी एक्ट लाया था जो लेबर के लिए था। वहां भी ध्यान रखिए क्योंकि ये एक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार ट्रेड यूनियन के एक्ट पे भी बात हुई है, तो ये सब ध्यान रहना चाहिए। ये एक्ट वहां का था, यहाँ इंडिया में कुछ चेंज नहीं, वहां पास किया गया, ठीक है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट तो था ही इन पे, तो इस वजह से इस चार्टर को लाना पड़ा। इस चार्टर में फिर क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, जूनियर मेंबर, प्रेसिडेंट किसको, जो प्रेसिडेंट हुआ करता था ये मैकाले साहब थे, और मैकाले साहब का विक पार्टी से रिलेशन था, ठीक। अब आते हैं इसमें क्या क्या हुआ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड में। चाइना और टी दोनों का मोनोपोली खत्म हो गया, अब कोई भी ट्रेड कर सकता था, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन यूरोपियन पे जो यहाँ था वो खत्म कर दिया गया, वो कहीं भी जाके रह सकते थे, तो इससे क्या हुआ, लैंड और प्रॉपर्टी कहीं भी खरीद सकते थे, प्रॉपर्टी कहीं खरीद सकते थे, तो कोलोनाइजेशन को बढ़ावा मिला इससे, ठीक है। इसी की वजह से ये जनजातीय इलाके मतलब ट्राइबल एरिया में जाके अपना फार्म हाउस वगैरह बनाने लगे, ठीक है। जैसे आप देखते दार्जिलिंग के टी हाउस वगैरह जो बने हुए हैं, तो इससे बनने लगा, तो वहां पे भी इसी कारण विद्रोह भी हुआ, इसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी आता है, ठीक है। फिर कंपनी के लीज को 20 साल बढ़ा दिया गया, ठीक है। ट्रस्टी बनाया कंपनी को क्राउन के और उसके उत्तराधिकारी के लिए, शेयर होल्डर को 10.5%, ये याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, ये ध्यान रखना है। उनको कोलोनाइजेशन के लिए क्यों बढ़ाया गया, रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया था, ये खत्म हो गया, ठीक है। ये दो चीज तो पक्का याद रखना है। और ये ले आते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में अब मिनिस्टर्स को ला दिया गया, ठीक है। और लेकिन ग्रुपिंग वहां हो गई थी, तो ग्रुपिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ग्रुपिंग हो गई, तो वहां पे रियल पावर जो है कुछ स्मॉल ग्रुप्स में आ गए, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में मिला, डायरेक्टर्स को संरक्षण मिलता था, पैट्रोनेज मिलता था, और वैकेंसी जो क्रिएट हुई वहां पे जो ऑफिशियल स्टाफ थे उन पे, तो वो हेलीबेरी कॉलेज से फील्ड किए जाते थे, ठीक है। हेलीबेरी कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ इसमें, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, बंगाल बॉम्बे मद्रास का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। इनको पावर दिया गया सुपरिटेंड करने का, कंट्रोल करने का, सिविल मिलिट्री और अफेयर्स ऑफ कंपनी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और गवर्नर जनरल खर्च का भी इस रेवेन्यू लगा, मतलब टैक्स वगैरह और खर्च का हिसाब किताब रखता था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, अब लेजिस्लेटिव पावर भी सेंट्रलाइज हुआ, क्योंकि लॉ बहुत सारे थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लॉ थे, जनरल काउंसिल का रेगुलेशन था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, प्रेसिडेंसी का लॉ था, बहुत सारे लॉ थे, तो इनको कोडिफिकेशन चाहिए, डिफरेंट लॉ थे। और एक चीज याद रखना, डिफरेंट लॉ थे, साथ साथ उनको ध्यान ये रखना था कि जो आपने रिस्ट्रिक्शन हटाया था यूरोपियन से, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे
जाने शुरू हो गए, तो वहां के लॉ से वो चलेंगे नहीं, तो उनको डिफरेंट पार्ट में इमिग्रेट जो हुए तो उनको सुविधा देने के लिए लॉ का कोडिफिकेशन जरूरी था। ठीक है, तो ध्यान रखिए एक दूसरे सब लिंक्ड है। तो आते हैं हम लोग अब लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए क्या क्या हुआ। गवर्नर जनरल काउंसिल तो था ही, एक फोर्थ मेंबर लाया गया जिसको लॉ मेंबर कहा गया। ठीक है, ये जो लॉ मेंबर था ये सारे सिटिंग्स में नहीं होता था, ये जिसमें लॉ बनता था उसमें जाता था ये, लेकिन ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली जाता ही था, आप जानते ही हो। तो ये प्रोफेशनल एडवाइस करेगा लॉ मेकिंग में, सिट एंड वोट इन मीटिंग लॉ मेकिंग पर्पस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर वहां पे लॉ कमीशन इंग्लैंड में बना, ये इंग्लैंड की बात है, और ये वही कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाई इंप्रूविंग लॉ, ये इसके लिए बना था। फिर सेक्शन 87 ये इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि इसमें जो है स्लेवरी हटाया गया, और दूसरा कि इस एक्ट में हटा था, बाद में देखिए कंडीशन फॉर स्लेव बाय एक्ट ऑफ 1843, ये गलती बहुत जगह गलत लिखा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 1843 के सिर्फ 1833 के एक्ट से तो इंग्लैंड में स्लेवरी पे एक्ट बना था, यहाँ पे 1843 एक्ट 5, याद रखना है, ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो सेक्शन 87 बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें ये कहा गया कि रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, कलर, इन पे आप एम्प्लॉयमेंट में कोई भी भेदभाव नहीं करोगे, डिस्टिंग्विश नहीं करोगे आप इसमें। तो इसका सिर्फ सेंस ये था कि कोई रूलिंग कास्ट नहीं होनी चाहिए। इंडिया में क्या था कि अब राजा का बेटा राजा, या फिर कोई हायरार्की बनी हुई है, तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने कहा ऐसा, तो हम इसको भेदभाव नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कि नो गवर्निंग कास्ट इन इंडिया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सेक्शन 87 ध्यान रखना है, और ये एक्ट ध्यान रखना है, 1843 का एक्ट है इंडिया के लिए। ठीक है, यहाँ के लिए जो बना है 1833 का एक्ट कौन सा है, इंग्लैंड के लिए। ओके, अब हम आगे देखेंगे 1853 ऑनवर्ड्स जो एक्ट बने। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।